नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में हिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, आपका हिस्ट्री वाला पार्ट चल रहा था, जिसमें एक हिस्ट्री के अंतर्गत एक नया सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था ना, जिसका नाम है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। जी हाँ, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन एमपी। तो इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हुए सेकेंड टॉपिक, क्योंकि पहले टॉपिक से हमने स्टार्ट किया था इसको, ठीक है, तो आज हम इसके सेकंड टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और सेकंड टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसे मैंने अंदर डिस्कस भी करवाया, तो मैं आगे आपको बताने वाला हूं जो सिलेबस है इस विषय का। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 हो रहा है। यदि आप प्रारंभ से फॉलो करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपको लेक्चर नंबर 1 से इसको कंटिन्यूअसली फॉलो कर सकते हैं। जितने भी इस सीरीज में लेक्चर होंगे वो कंटिन्यूअस 1 बाय 1 करके होंगे, ठीक है ना। कोई भी ऐसा नहीं होगा, कोई जो है टॉपिक को स्किप कर करके, ऐसा नहीं चलेगा, कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो चैप्टर बाय चैप्टर ही यहाँ पर आपके टोटल सब्जेक्ट लेक्चर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। आगे बढ़े उससे पहले हर रोज की तरह, हर सेशन की तरह बता दूं आप लोगों को कि सिर्फ मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन वाला ये विषय ही नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट सभी विषय मेरे द्वारा बीए के ना, बीए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर के लगभग सभी विषय अब तक, कुछ विषय ऐसे हैं जो पढ़ा दिए जा चुके हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जो अभी होल्ड किए हैं, और कुछ प्रारंभ भी होने वाले। तो अगर आप उन सभी विषयों तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हो जो मेरे द्वारा यहाँ पर फ्री क्लासेस के रूप में पढ़ाए गए हैं, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, तो वहां पर आपको जाकर के आसानी से सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी पर मैं आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं। यदि आप लोगों ने अभी तक प्रज्ञान हिंदी को विजिट नहीं किया है तो एक बार आकर के उसे विजिट जरूर कीजिए, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सेशन अभी चल रहे हैं। चलिए, ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है। तो इसमें यूनिट फर्स्ट से हमने स्टार्ट किया है इसको, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में पहला टॉपिक हम अब कर चुके हैं कल वाली क्लासेस में। कल दैट मींस कल शायद गैप हो चुका था, तो इससे पहले जो भी क्लासेस हुई थी, है ना, तो उसको मैंने कल बोल दिया। कल वाली क्लासेस में हमने मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम के स्रोत देखे थे, स्रोत क्या क्या है। उसके बाद में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, ठीक है, मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, कि मध्य प्रदेश का इतिहास किस प्रकार का रहा है, मध्य प्रदेश ने कौन कौन से परिवर्तनों को झेला है अपने वर्तमान स्वरूप में आने के लिए। तो दोस्तों, 19वीं शताब्दी से लेकर के वर्तमान तक की हम बात करेंगे। ब्रिटिश काल से कहे कि हम प्लासी या बक्सर के युद्ध से कहानी को स्टार्ट करेंगे, जो कि आज वर्तमान तक इसको लेकर के आएंगे। यही होती है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2, बढ़ते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट में और देख लेते हैं कि आज के पूरे सेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 के रूप में हम देखेंगे 19वीं सदी से मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब कि मध्य प्रदेश ने ऐतिहासिक रूप से 19वीं सदी से किस प्रकार की यात्रा की है, उस पूरे यात्रा वृतांत को हम समझेंगे। और इस यात्रा वृतांत के अंतर्गत, इस ऐतिहासिक यात्रा के अंतर्गत, सबसे पहले हम बात करेंगे भोसले और सिंधिया के साथ जो संधियां हुई अंग्रेजों की। उसके बाद में सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि हुई, ठीक है, अंग्रेजों के साथ में। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे होलकर और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ, उन घटनाओं को समझेंगे। इसके अलावा पेशवा और अंग्रेजों के युद्ध को देखेंगे। और पॉइंट नंबर 5 में होलकर और अंग्रेजों के युद्ध को देखने वाले हैं। तो कुछ युद्धों पर चर्चा होगी और कुछ संधियों पर चर्चा होगी। इसी के साथ आपकी कहानी आगे बढ़ेगी। और उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में हम यह देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का गठन। जी हां, मध्य प्रदेश का जो प्रारंभिक स्वरूप किस प्रकार का था, जिससे कन्वर्ट होकर के वर्तमान स्वरूप में मध्य प्रदेश आया है। तो पॉइंट नंबर 1 में हम मध्य प्रदेश के गठन की बात करेंगे, क्लियर है। और उसके बाद में राज्य पुनर्गठन जो आयोग चला था, उस प्रक्रिया की हम चर्चा करेंगे, जिसके कारण मध्य प्रदेश आज अपने वर्तमान स्वरूप में बना हुआ है। तो ये सभी पॉइंट आज के सेशन में होने वाले हैं। इन सभी पर हम 1 बाय 1 करके चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए यात्रा को शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट को हम पूरे विस्तार से और व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, बस आप लोग फोकस्ड होकर के क्लास को बस देखते रहिए, क्योंकि ये सेशन एक इतिहास चूंकि चल रहा है। और इतिहास एक ऐसा सेशन होता है दोस्तों, इसमें अगर बीच में एक भी कड़ी टूटी ना, तो पूरे टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो समाप्त तो हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो समझ नहीं आता है। और इसीलिए से मेरा विशेष आग्रह है आप लोगों से कि लेक्चर के आखिरी तक बने रहेंगे तो आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की यात्रा से, या मध्य प्रदेश की एक व्याख्या, एक छोटे से परिचय के रूप में। दरअसल दोस्तों, जितना भी अभी तक मैंने आपको बताया है ना मध्य प्रदेश के बारे में,
दरअसल ये एक मध्य प्रदेश, देखिए जब भी आप किसी भी आंसर की क्वेश्चन के आंसर राइटिंग करते हो ना एग्जाम में, तो वहां पर आपका पहला पॉइंट जो व्याख्या वाला होता है या परिचय वाला होता है, उसमें कुछ परिचय में कुछ पॉइंट आपको देने चाहिए। उससे क्या होता है ना कि पूरे टॉपिक की एक समग्र अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, समझ जो होती है, वो एग्जामिनर को बहुत प्रभावित करती है। और वही एक व्याख्या के रूप में कुछ बिंदु आपके सामने, जैसे मध्य प्रदेश, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे भारत, अब देखिए यार भारत के मैप से तो आप लोग परिचित तो होंगे ही, है ना। तो भारत के हृदय स्थल में मध्य प्रदेश बसा हुआ है। और मध्य प्रदेश जो है सिर्फ आर्थिक या भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है भारत में, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये भारत का एक प्रमुख राज्य बना हुआ है। भारत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि के कारण भी ये भारत का एक प्रमुख राज्य है। ऐतिहासिक, इसका इतिहास जो रहा है, चूंकि मध्य भारत के रूप में जाने जाने वाला मध्य प्रदेश ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। वहीं कई संस्कृतियों को इसने अपनी गोद में समाहित किया हुआ है। इस कारण से दोनों ही दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसने अपने इतिहास में अदा की है। इतना ही नहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश ने कई राजनीतिक परिवर्तनों को झेला है और उन परिवर्तनों के बावजूद अपने आप को वर्तमान स्वरूप में, इस स्वरूप में लेकर के आया है, अपने आप में डेवलप किया है। तो आइए जरा इसकी इतिहास में थोड़ा चलते हैं और कहानी की शुरुआत करेंगे हम 19वीं सदी, और 19वीं सदी से में भी प्लासी और बक्सर के युद्ध से हम कहानी को प्रारंभ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1 है 19वीं सदी से मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जी हाँ, 19वीं सदी से। दरअसल प्लासी का युद्ध जब हुआ, हालांकि प्लासी के युद्ध के बाद में बक्सर का युद्ध, क्योंकि इतिहास बताता है कि प्लासी का जो युद्ध जीता था सिराजुद्दौला से अंग्रेजों ने, वो छल कपट से जीता हुआ युद्ध था। अंग्रेजों ने छल कपट करके और सिराजुद्दौला को हराया था। लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद में जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया, तो बक्सर के युद्ध में जो स्थानीय शासकों की हार हुई, उस हार के बाद में अंग्रेजों का प्रभाव पूरे भारतवर्ष में निरंतर रूप से बढ़ता ही चला गया, या ऐसा कहें कि अंग्रेजों ने के स्थायी कदम अब भारत पर जम चुके थे प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद में। तो दोस्तों अगर कहानी की अगर हम बात करें, अगर प्रारंभ की बात करें, तो प्रारंभ तो इनका प्लासी के युद्ध से ही होता है, जो सिराजुद्दौला के साथ में 1757 में लड़ा गया था। तो इस युद्ध में जैसे ही अंग्रेजों की विजय हुई, उस विजय के अंग्रेजों की विजय होने के बाद में क्या हुआ कि बंगाल, उड़ीसा, ये कहे कि मध्य जो प्रांत था, मध्य भारत जिसे कहा जाता था, जिसे जो आज मध्य प्रदेश जिसका हिस्सा था वो, तो मध्य भारत पर अंग्रेजों का जो है ना अब प्रभाव स्थायी रूप से जमने लगा था, स्थायी कब्जा उनका हो चुका था। और जब मध्य प्रांत पर यह कहे कि भारत के बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का जब कब्जा हो गया, तो इस कारण से जो मराठा शक्ति थी अब वो कमजोर पड़ने लगी थी। जी हाँ, मराठा शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। और मराठाओं के कमजोर पड़ने के पीछे एक कारण और था, और वो तात्कालिक कारण था माधवराव नारायण की मृत्यु। जी हाँ, माधवराव नारायण की मृत्यु होने के बाद में क्या हुआ, मराठा राजवंश में सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष होने लगे, और इस बात का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। और दरअसल दोस्तों इसमें जब संघर्ष हो रहा था, तो इस संघर्ष के दौरान राघोबा जो कि मराठा सरदार ही थे, ये चाहते थे कि इनको मराठा सरदार नियुक्त किया जाए या मराठा साम्राज्य शासक नियुक्त किया जाए। लेकिन राघोबा को यह साम्राज्य ना मिलने के कारण राघोबा ने अंग्रेजों से संधि कर ली। और जैसे ही राघोबा ने अंग्रेजों से संधि की, तो यही वो कदम था मराठों का जिसके कारण अंग्रेज और मराठों का युद्ध होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि इससे पहले कभी भी मराठा और अंग्रेज आमने सामने नहीं आए थे। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद में बाजीराव द्वितीय ने आगे चल करके 1802 की कहानी है। 1802 में बाजीराव द्वितीय ने भी अंग्रेजों के साथ में बेसिन की संधि कर ली, और ये वही संधि थी जिस संधि को कहा जाता है कि मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय ने मराठा साम्राज्य को अंग्रेजों के हाथ में थाली में रख करके परोस दिया था। कुल मिलाकर के मराठा साम्राज्य के समाप्ति का दौर जो था ना, ये बेसिन की संधि से शुरू हो जाता है, और आखिर में 1818 तक मराठा साम्राज्य चल पाता है, और 1818 में मराठों की हार हो जाती है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के साथ में। आपको याद होना चाहिए कि तृतीय आंग्ल, 3 बार अंग्रेज और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन जो तीसरा
1818 में अंग्रेज और मराठों का युद्ध हुआ, उसमें मराठों की जो है निश्चित हार हो जाती है। इसी के साथ में मराठा साम्राज्य भारत में समाप्त हो जाता है। आगे इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। अब इसके बाद 1818 तक की कहानी आपने डिस्कस कर ली। अब जरा हम चलते हैं एक प्रभावपूर्ण एक व्यक्तित्व की ओर, और वो प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में लॉर्ड वेलेजली। जी हाँ, लॉर्ड वेलेजली जो है ना, अब मतलब 1798 से लेकर 1805 में भारत में गवर्नर जनरल बनकर के आता है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर कौन आया दोस्तों? लॉर्ड वेलेजली। अब लॉर्ड वेलेजली जो है ना, विस्तारवादी नीति या कहें कि सहायक है ना, सहायक संधि के नाम से, सहायक संधि चूंकि इसी के द्वारा एक स्टार्ट की गई योजना थी, लॉर्ड वेलेजली की योजना थी ये सहायक संधि, जिस राज्य के उत्तराधिकारी ना हो, है ना, उस राज्य पर कब्जा जमा लेना, यही सहायक संधि का नियम था, है ना। उसके अलावा और भी कई सारे थे कि उन पर युद्ध करना, उनको युद्ध में हराना और उनके ऊपर सहायक संधि का जो महत्वपूर्ण शर्तें थी वो थोप देना और लगभग पूरे राज्य पर अपना अधिकार जमा लेना। तो ये सहायक संधि के कुछ कूटनीति थी, ठीक है, जिसकी शुरुआत किसने की? वेलेजली ने। तो इस सहायक संधि के जरिए जो है ना, वेलेजली ने मैसूर पर तो अधिकार कर ही लिया, साथ ही साथ में कई भारतीय रियासतें थी जिन पर भी उसने अधिकार कर लिया। अब चूंकि भारत के बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने के बाद में मराठा अब और कमजोर पड़ने लगे थे। अब मराठाओं के पास में अंग्रेजों से संघर्ष करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसके अलावा जब मराठों से अंग्रेजों का संघर्ष हुआ और ये निरंतर रूप से जीतते चले गए, तो अंग्रेजों ने गाबिलगढ़, अलीगढ़, आगरा और दिल्ली जैसे क्षेत्रों पर इन अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और दिल्ली में चूंकि मुगल सम्राट शाह आलम बैठा हुआ था, तो शाह आलम को भी उन्होंने जो है मुगल सम्राट के पद से हटाया और उसको अपने संरक्षण ले लिया, मतलब कि उसको कुछ पेंशन देकर के और मुगल सम्राट के पद से उसको हटा दिया। और इसी दौरान चंबल नदी के दक्षिण उड़ीसा, गुजरात और बुंदेलखंड पर अब पूरी तरह से अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। तो ये कहानी को हम कंटिन्यू इसलिए किया, अभी देखिए इसमें हमने मराठों से और मराठा से संबंधित जो अन्य राज्य थे जहां पर मराठा सरदारों का प्रभाव था, उन पर हमने बात की ताकि आपका एक दृष्टिकोण क्लियर हो जाए कि अंग्रेजों ने किस तरह से भारत में अपने पैर जमाए थे। अब दोस्तों हम बात करेंगे मध्य प्रांत की। जी हां, अभी मध्य प्रदेश नहीं है, अभी मध्य प्रांत आने वाला है। मध्य प्रांत या मध्य भारत, कई नामों से उस समय इस क्षेत्र को जाना जाता था। अब दोस्तों अंग्रेजों जो है इस प्रकार से प्रभाव जमाने के बाद में अब जो भारतीय शासक थे, जो भारत की रियासतों के शासक थे, उनके सामने उन्होंने एक प्रस्ताव भेजना चालू कर दिया। अंग्रेजों ने क्या प्रस्ताव भेजा? उन्होंने स्पष्ट कहा, या तो आप हमसे युद्ध करें या फिर आप हमसे सहायक संधि करें। क्या कहा उन्होंने? या तो आप हमसे युद्ध कर लें या फिर संधि करें, दो में से जो भी आपको पसंद हो। युद्ध करेंगे तो युद्ध में हरा करके फिर बाद में संधि करनी पड़ेगी, और जो शासक पहले ही अंग्रेजों से डर गए उन्होंने पहले से ही संधि कर ली। तो कुछ ऐसी ही कुछ संधियों पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि उस समय भारत की हार का प्रमुख कारण क्या था? एकजुट ना होना, और अभी भी एकजुट होने की प्रवृत्ति इनके अंदर थी नहीं। जब इनके मतलब भारतीय रियासतों के शासकों के सर पे खतरा मंडराता था ना, तब जाकर के ये एकजुट होने का प्रयास करते थे। लेकिन इमरजेंसी में ऐसे कदम उठाना जो है कहीं से कहीं तक भी जो है इनके लिए सफलता का साधन नहीं बन पाए। चलिए बात करते हैं ऐसी एक संधि की जिसमें भोसले और सिंधिया की संधियां इसमें शामिल हैं। तो अगर हम बात करें भोसले की संधि की, है ना, तो अंग्रेजों ने भोसले राजवंश पर सहायक संधि की कुछ शर्तें डाल दी। यह संधि जो है ना 17 दिसंबर 1803 को देशगांव में की गई थी, इसलिए इसको देशगांव की संधि के नाम से जाना जाता है। आज भी इतिहास में आप देशगांव की संधि के रूप में इसको सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, मतलब गूगल पर देख सकते हो देशगांव की संधि, जिसमें अंग्रेज और भोसले राजवंश के साथ में संधि की गई थी। और इस संधि के दौरान जो है ना, अब भोसले राजवंश को अपना जो कटक, बालासोर और बरदा नदी के पश्चिम का जो भूभाग था, ये भोसले राजवंश के अधिकार क्षेत्र में था। ये अंग्रेजों को देना पड़ा इस संधि के दौरान, और उसे ये वचन भी देना पड़ा कि आगे से कभी भी, भविष्य में कभी भी भोसले राजवंश जो है मराठों का साथ नहीं देगा, मराठाओं की शक्ति नहीं बनेगा, मराठों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ेगा। इसके अलावा अपने पेशवा और निजाम के झगड़ों में अंग्रेजों की मध्यस्थता की भी स्वीकार करेगा।
क्लियर है। तो इस प्रकार से भोसले राजवंश पर अंग्रेजों ने सायक संधि की जो है शर्तें लाद करके उसे पूरी तरह से कमजोर बना दिया था, है ना, शक्तिहीन बना दिया था। इसके बाद में अन्य संधि की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगली संधि होती है सिंधिया के साथ में। जी हाँ, जी हाँ, सिंधिया के साथ में, ठीक है। तो भोसले राजवंश के साथ में देशगांव की संधि, जो कि सहायक संधि ही थी। इसके बाद में सिंधिया राजवंश के साथ में जो संधि हुई, उस संधि में जो है उस संधि को जो है हम सुरजी अर्जुन गांव की संधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सुरजी अर्जुन गांव की संधि, नाम याद रखिएगा संधि का, ठीक है। सुरजी अर्जुन गांव की संधि ये हुई थी 1803 में। जी हाँ, एक साल बाद ही 1803 में ये संधि की गई। और इस संधि के दौरान जब ये संधि सिंधिया राजवंश के साथ हुई, तो इस संधि से सिंधिया का जो अखिल भारतीय राज्य का दर्जा उसको प्राप्त था, या अखिल भारतीय राज्य पर उसका कब्जा था, अब वो समाप्त हो गया, वो दर्जा समाप्त हो गया। अब सिंधिया राजवंश के पास सिर्फ ग्वालियर की रियासत बची थी, सिर्फ ग्वालियर की रियासत। संधि की कुछ शर्तें इस प्रकार से थी कि इस संधि के दौरान सिंधिया राजवंश को अपना दोआब का क्षेत्र, जयपुर, जोधपुर, अहमदनगर, भड़ोच और गोदावरी के बीच का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों को देना पड़ा, है ना। अब देखिए ना, जयपुर, जोधपुर, ये इस पूरे क्षेत्र ने पूरे राजस्थान को घेर रखा हुआ था। मतलब राजस्थान के अब बहुत बड़े क्षेत्र पर सिंधिया राजवंश का अधिकार था। लेकिन अब ये अधिकार इनका इस सुरजी अर्जुन गांव की संधि के साथ में अधिकार खत्म हो जाता है। इसे मुगल बादशाह, पेशवा, गायकवाड़ और निजाम से मिले जितने भी विशेष अधिकार थे, वो सारे अधिकार इसको छोड़ने पड़े। इसके अलावा सहायक संधि स्वीकार करके अपने दरबार में उसे अंग्रेजी रेजिमेंट, मतलब अंग्रेजी सेना की टुकड़ी रखने पर मजबूर होना पड़ा, है ना। तो ये सहायक संधि की एक विशेष शर्त थी कि जो भी सहायक संधि स्वीकार करता था वो अपनी सेना कम करेगा, खुद की सेना कम करेगा, और अंग्रेजी सेना की टुकड़ी को रखेगा अपने खर्च पर। अब इससे अंग्रेजों का डबल फायदा हो रहा था। कैसे भाई? एक तो उस रियासत की देखभाल कर रहे थे वो ब्रिटिश सेना, इसके अलावा ब्रिटिश कंपनी जो है बिना किसी खर्च के अपनी सेना में वृद्धि कर रही थी, है ना। और इस संधि से सिंधिया की शक्ति क्या हुई? कम हुई, जबकि अंग्रेजों को मध्य भारत में नियंत्रण बढ़ाने का अब मौका मिल चुका था। इन सभी संधियों से, सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेज दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे थे, अपनी शक्ति और अपनी सेना को बढ़ाते जा रहे थे। अब दौर शुरू होता है युद्धों का। अब कुछ भारतीय रियासतें ऐसी थी जो सीधे सीधे तौर पर संधि को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। अब वो चाहते थे कि आओ भिड़ जाओ, मतलब कि युद्ध करना चाहती थी। उस युद्ध के क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे होलकर और अंग्रेजों के युद्ध की। जी हाँ, होलकर चूंकि एक शक्तिशाली राजवंश हुआ करता था मध्य भारत का, है ना। अब चूंकि हम मध्य भारत के इतिहास की तो बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो उसमें होलकर को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो होलकर और अंग्रेजों के बीच में युद्ध, क्योंकि होलकर राजवंश ने अंग्रेजों की सहायक संधि को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करा था। उन्होंने ऑप्शन एक को सिलेक्ट करा था। कौन सा ऑप्शन? युद्ध करने का ऑप्शन। फिर भले चाहे हार जाए, हार कर अपने आप को समाप्त कर ले, लेकिन हम बिना लड़े आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1804 में यह कहानी शुरू होती है। अप्रैल 1804 से होलकर ने अंग्रेजों से युद्ध किया, ठीक है। होलकर राजा ने अंग्रेजों से युद्ध किया अकेले, किसी का सहयोग, क्योंकि उसने अंग्रेजों ने पहले ही सहायक संधि करके और सबके जो है कॉन्टेक्ट तो काट दिए थे। तो होलकर का साथ देने के लिए अब कोई भारतीय रियासत इनके साथ में आकर खड़ी नहीं हुई थी। तो होलकर को अकेले अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ा। और कोटा के कर्नल मॉनसन को जो है, कोटा के पास में अंग्रेजी सेना अधिकारी कर्नल मॉनसन को होलकर ने हराया। लेकिन जब कर्नल मॉनसन को हरा करके कोटा से आगे बढ़े, वो दिल्ली की ओर पहुंचे, तो दिल्ली के पास में उन्हें एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। किसके साथ में? आक्टर लोनी की सेना के साथ। किसकी? आक्टर लोनी की सेना के साथ। आक्टर लोनी भी ब्रिटिश अधिकारी था, मतलब ब्रिटिश सेना का अधिकारी था। इसकी एक विशाल सेना थी, इसके साथ में एक लंबा युद्ध लड़ना पड़ा, जिसके कारण सिंधिया की यहां पर हार हो जाती है। फिर 2 साल बाद, मतलब 1806 में अंग्रेजों से उसे भी संधि, मतलब होलकर को भी संधि करनी पड़ती है अंग्रेजों के साथ में, ठीक है। और इस संधि में उसने चंबल के दक्षिण का दावा छोड़ दिया, मतलब चंबल का जो दक्षिण का क्षेत्र था वो अंग्रेजों को सौंप दिया होलकर ने। 1805 में दरअसल वेलेजली के वापस चले जाने के बाद, अब कहानी कहां से शुरू होती है सुनिएगा।
दरअसल जब बेलेजली आया था भारत में, है ना, बेलेजली आया तो बेलेजली ने आते ही सहायक संधि थोप दी थी। उस सहायक संधि में क्या करा कि उसने अपने साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार कर लिया, बहुत सारे भारतीय राज्यों को जीत लिया। इसके कारण सिर्फ उसने क्षेत्रों को ही नहीं जीता बल्कि कंपनी का खर्च भी बहुत किया था। इस खर्च से तंग आकर के ब्रिटिश कंपनी के जो इंग्लैंड में जो अधिकारी बैठे हुए थे, जो संसद थी इंग्लैंड की, उसने बेलेजली को वापस बुलाना चाहा, जो 2005 माफ कीजिएगा 1805 में उसे वापस बुला लिया। बेलेजली के वापस जाने के बाद में जो है 1805 से लेकर के 1813 तक अंग्रेजों ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। मतलब जितना क्षेत्र उनके पास में था वो सुपर रही से वो शासन करेंगे, वहीं से कमाएंगे, उन्हीं में व्यापार करेंगे। जो दूसरी रियासतें थी उनमें अब कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो कब से कब तक, 1805 से 1813 तक उन्होंने किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। और जब छेड़खानी नहीं की तो ये जो दौर था दोस्तों, ये जो दौर था, इस दौर में सिंधिया होलकर, इन सिंधिया होलकर हो या मराठे या पिंडारी हो, इन सब ने अपना धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और जो क्षेत्र पहले हारे हुए थे वो क्षेत्र फिर से प्राप्त करना चालू कर दिया। धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ने लगा था। लेकिन 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग आ जाता है गवर्नर जनरल बन करके। लॉर्ड हेस्टिंग ने आते ही अंग्रेज और मराठों के बीच में फिर से टकराव होना प्रारंभ हो जाता है। तो अंग्रेजों को पता था, मतलब लॉर्ड हेस्टिंग को पता था कि मराठों की सबसे बड़ी ताकत है पिंडारी। कौन है? पिंडारी। तो पहले पिंडारियों का दमन किया जाए, यदि पिंडारियों को हरा दिया जाए, उनको समाप्त कर दिया जाए तो मराठों को हराना आसान हो जाएगा। और लॉर्ड हेस्टिंग ने यही किया कि सबसे पहले उसने पिंडारियों का ही दमन किया। पिंडारियों को दमन करने के बाद में 1816 से लेकर 1818 तक तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, अंग्रेज और मराठों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय, भोसले, होलकर और सिंधिया ये एक साथ जो है इनको हार का सामना करना पड़ा, हार का मुंह देखना पड़ा। मतलब कि अब ये 1818 में ये सारी शक्तियां भारतीय क्षेत्र से समाप्त होने लगी थी। इसके बाद में दोस्तों पेशवा और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था, है ना, जिसमें अभी हमने बात की पेशवा और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के नियंत्रण से चूंकि मुक्त होना चाहते थे। देखिए इस वाली स्लाइड में हमने क्या देखा, या वापस में आपको बैक ले चलता हूं, इसमें देखिए अभी आपको, तो इसमें होलकर और अंग्रेजों के बीच की कहानी को हमने समझा। लेकिन 1805 से 1813 के बीच में होलकर और सिंधिया जो है ना फिर से वापस मजबूत होने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन चूंकि पहले वो हार चुके थे, उन पर संधियों का बोझ डाल दिया गया था, तो वो अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। याद रखिएगा, तो अंग्रेजों के नियंत्रण में ये भी आ चुके थे और मराठे भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुके थे, क्योंकि संधि सबके साथ हो चुकी थी। अब संधि के बाद फिर से ये शक्तियां फिर से मजबूत होना चाहती थी और अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे थे। और इसी क्रम में मराठे भी इससे पीछे नहीं थे। मराठे भी सिर्फ एक रास्ता देख रहे थे, एक मौका ढूंढ रहे थे कि किस तरह से जो है अंग्रेजों के नियंत्रण से हम मुक्त हो सके। और इसी प्रकार से इसी बीच में मराठों ने अपनी सेना को संगठित करना चालू कर दिया 1813 से पहले, है ना। और कई मराठा सरदारों से और पिंडारियों से उन्होंने संपर्क करना चालू कर दिया। इसी बीच में 1815 में पूना में गायकवाड़ मंत्री गंगाधर शास्त्री की हत्या हो जाती है। कौन था ये? पूना में ये गायकवाड़ मंत्री था, गंगाधर शास्त्री इसका नाम था। इसकी हत्या हो जाती है और इसका जो दोष है ना किस पर लगा दिया जाता है? पेशवा पर लगा दिया जाता है। पेशवा 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 पर लगा, मतलब पेशवा के मंत्री था, पेशवा के एक मंत्री था त्र्यंबक, त्र्यंबक एक मंत्री था पेशवा का, उस पर ये दोष लगाते, अंग्रेज सेना इसको पकड़ ले भी जाती है, लेकिन ये मंत्री जो है वहां से उनकी कैद से भाग जाता है। अब अंग्रेजों को तो मौका मिल चुका था ना दोष लगाने का, क्योंकि कोई ना कोई तो गलती निकालेंगे आक्रमण करने के लिए, बिना गलती के आक्रमण कैसे करते। तो अंग्रेजों को मौका मिल चुका था कि पेशवा बाजीराव द्वितीय पर हमला कर दिया जाए। तो अंग्रेजों ने पेशवा पर क्या किया? सबसे पहले तो कठोर शर्तें लाद दी। कठोर शर्तें डायरेक्ट ये तो नहीं बोल सकते ना कि हम आप पर आक्रमण कर रहे हैं। भाई आपने अंग्रेजों के नियमों को तोड़ा है, अंग्रेजों के हितैषी जो व्यक्ति था उसको मार डाला है, तो ये आरोप लगा करके उस पर कठोर शर्तें ला दी। ये कठोर शर्तें बाजीराव द्वितीय को स्वीकार नहीं थी, इसलिए उसने युद्ध की घोषणा कर दी। अब मराठों ने पूना रेजिडेंसी को जला करके अंग्रेजी जो शिविर थे पूना रेजिडेंसी में, उन शिविरों पर, अंग्रेजों के ठिकानों पर हमला कर दिया।
लेकिन इस युद्ध में मराठों की हार हुई, पेशवा की हार हुई। अब पेशवा की हार होने के बाद में फिर से एक संधि होती जिसे पूना संधि के नाम से जाना जाता है। 1818 में पूना की संधि, जिसका जिक्र मैंने दूसरी स्लाइड में स्टार्टिंग में किया था। तो 1818 में पूना की संधि होती है। इस पूना की संधि में क्या हुआ, बाजीराव द्वितीय ने पेशवा का पद छोड़ दिया। पेशवा पद छोड़ दिया मतलब मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया। उसे मतलब बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए सालाना पेंशन देकर के उसे जो है कानपुर के पास बिठूर भेज दिया कि अब साहब आराम से बैठिए, आपको हर साल 8 लाख रुपए आ जाया करेंगे। लेकिन आगे चल करके पेंशन भी धीरे धीरे कम करते करते आगे वो खत्म भी कर दी गई। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को जो है धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त करके, मतलब अपने सामने का जो रोड़ा था, अपने सामने की जो समस्या थी उसको समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद में एक और युद्ध होता है, और वो युद्ध होता है किस किस के बीच में दोस्तों, होलकर और अंग्रेजों के बीच में। क्योंकि होलकर से पहले संधि हो चुकी थी, लेकिन होलकर पर भी जो नियंत्रण था अंग्रेजों का, होलकर को भी वो नियंत्रण मंजूर नहीं था। जो नियंत्रण था उससे असंतुष्ट थे, और होलकर भी ये सिर्फ अवसर की तलाश कर रहे थे। और इसी अवसर में लॉर्ड हेस्टिंग ने 1817 में होलकर के शक्तिशाली पठान सरदार अमीर खां से संधि कर ली। आपको पता होगा कि जो अमीर खां था, अमीर खां ये होलकर का एक सबसे विश्वसनीय शक्तिशाली पठान सरदार था, जो होलकर के साथ में युद्ध लड़ा करते थे, होलकर के पक्ष से। और अंग्रेजों को यह पता था, लॉर्ड हेस्टिंग को यह पता था कि अगर हमें होलकर को कमजोर करना है तो उसके पठान सरदार अमीर खां को हटाना होगा रास्ते से। और अंग्रेजों को पता था कि वो युद्ध करके डायरेक्टली उसको नहीं हटा सकते, इसलिए उन्होंने ये रिस्क नहीं ली और अमीर खां से संधि कर ली। वो संधि में क्या कहा कि आओ साहब आपको नवाब बना देते हैं। कहां का, उन्होंने पूछा कहां का, दोनों का, टोंक का नवाब बना देते हैं आपको। तो इस तरह से अमीर खां को अपने पक्ष में कर लिया अंग्रेजों ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने, और इस प्रकार से होलकर की शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। और अंततः 27 दिसंबर 1817 को जो है हमीरपुर में एक युद्ध हुआ जिसमें होलकर पराजित हो गए। और 6 जनवरी 1818 को मंसूर की संधि करनी पड़ी। क्या थी मंसूर की संधि की शर्तें? तो दोस्तों कुछ शर्तें इस प्रकार थी कि होलकर ने अंग्रेजी सेना रखना स्वीकार कर लिया, मतलब सहायक संधि स्वीकार कर ली। अंग्रेजी सेना रखेंगे होलकर, इसके बाद में उसकी सेना, जो होलकर की सेना होगी ना, जो उसकी खुद की सेना, वो 3000 सैनिकों से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा कोटा, बूंदी, राजपूताना और सतपुड़ा के जो राज्य थे वो सब अंग्रेजों को सौंप दिए। इसके अलावा अमीर खान जो पठान था, है ना, वो उस पर जो नियंत्रण था होलकर का, वो अब समाप्त हो चुका था। तो ये पूरा इतिहास का क्रम चला है, कुछ संधियां, युद्ध हुए हैं, क्लियर है। इसके बाद में ये सारे परिवर्तन झेल करके मध्य भारत जो है मध्य प्रदेश बना था दोस्तों। अगर मैं मध्य प्रदेश के प्रारंभिक स्वरूप की बात करूं तो मध्य प्रदेश का, जितने मध्य प्रदेश के छात्र हैं वो ये देख लें कि आपका मध्य प्रदेश पहले कुछ इस प्रकार का हुआ करता था जब संगठित नहीं था। 1950 से 1956 तक का जो मैप था वो इस प्रकार का ये मैप था। इसे बोला जाता था मध्य प्रांत या मध्य भारत। लेकिन जो वर्तमान स्वरूप मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया है, बड़े संघर्षों के बाद 1956 के बाद यह स्वरूप प्राप्त किया था। तो आइए जरा इस कहानी को थोड़ा हम डिटेल में समझ लें, इस कहानी को थोड़ा डिटेल में समझ लें और जल्दी से सेशन को भी कंप्लीट करेंगे। मध्य प्रदेश के गठन की अगर बात करें दोस्तों तो 1861 की कहानी सबसे पहले शुरू करेंगे। मतलब 1861 से पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले मध्य प्रदेश जो है कोई संगठित प्रदेश नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में ये बटा हुआ था, अलग अलग रियासतों में ये बटा हुआ था। तो मध्य प्रदेश 1861 से पहले क्या था, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ जो है कोई विशेष प्रांत नहीं था, संगठित प्रांत नहीं था। लेकिन 1857 की क्रांति आपको याद है, इस क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए 1861 में मध्य प्रांत बनाया। क्या बनाया? मध्य प्रांत। अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासन करने की सुविधा के लिए एक क्षेत्र को संगठित किया, उसको नाम दिया मध्य प्रांत। क्या नाम दिया? मध्य प्रांत।
उसमें उस समय कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, तो ध्यान दीजिएगा, सागर, नर्मदा क्षेत्र और नागपुर का क्षेत्र विशेष रूप से इसमें शामिल हुआ करता था, और कुछ भी अन्य जिले भी इसमें शामिल किए। तो इस तरह से 1861 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक आकार दिया मध्य प्रदेश को, जिसको नाम दिया था मध्य प्रांत। लेकिन जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो स्वतंत्रता के बाद में ब्रिटिश प्रशासन की जो पुरानी व्यवस्था थी वही जारी रही, लेकिन बाद में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम लागू कर दिया गया और भारत के संपूर्ण राज्यों का पुनर्गठन किया गया। पूरे अखंड भारत की रचना की गई थी, कितने कितने राज्य, सभी राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। उसी दौरान मध्य प्रदेश का भी पुनर्गठन हुआ। तो दोस्तों 1950 से पहले मध्य प्रदेश को मालवा मध्य भारत या संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। कब? 1950 से पहले, तो 1961 1950 के पहले। लेकिन इतना ही नहीं, 1950 के बाद में मध्य प्रदेश की कहानी में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। राज्य पुनर्गठन प्रक्रिया की दोस्तों जब हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें दरअसल 1947 से पहले मध्य प्रदेश जो है दो हिस्सों में बटा हुआ था। मध्य प्रदेश दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था संयुक्त प्रांत, जिसे बरार का संयुक्त प्रांत बरार कहा जाता था, तो संयुक्त प्रांत बरार, और एक था सेंट्रल इंडिया एजेंसी, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। तो याद रखना 1947 से पहले मतलब आजादी से पहले जो मध्य प्रांत था ना, उस मध्य प्रांत को भी दो हिस्सों में बांट रखा था। संयुक्त प्रांत बरार, जहां पर पूरी तरह से अंग्रेजों का अधिकार था, और एक सेंट्रल इंडिया एजेंसी, जहां पर देसी रियासतों मतलब देसी शासकों का अधिकार था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद मतलब 1947 के बाद में सेंट्रल इंडिया एजेंसी वाला जो क्षेत्र था, जहां पर रियासतें थी, उस रियासत वाले भाग को आजादी मिलते ही तुरंत तीन भागों में बांट दिया। तीन भागों में बांट दिया। कौन कौन से? मध्य भारत, भोपाल और विंध्य प्रदेश में। ये आप मैप में देख सकते हैं। ये आपका मध्य भारत का येलो वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये मध्य भारत का मैप क्षेत्र है। इसके बाद में आपका जो ये माफ कीजिएगा, ये जो ग्रे कलर का एरिया दिख रहा है, ये भोपाल का है, और ये विंध्य प्रदेश, ये आपका विंध्य प्रदेश, ठीक है, ये विंध्य प्रदेश। और नीचे का जो क्षेत्र था ये पूरा मध्य प्रदेश, आजादी के बाद का ये मध्य प्रदेश का। तो इसको कुल मिलाकर के तीन क्षेत्रों में ये नीचे वाला क्षेत्र संयुक्त प्रांत बरार था, ये है ना, ये संयुक्त प्रांत जो जिस पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार था पहले। लेकिन इसके बाद में 1956 में आपको याद होगा मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, जन्म हुआ मध्य प्रदेश का, ठीक है, वर्तमान मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू कर दिया गया, और इस अधिनियम के तहत 17 हिंदी भाषी जिलों को और सिरोंज के क्षेत्र को मिला करके वर्तमान का मध्य प्रदेश बनाया गया, जिसका मैप आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस पूरे सेशन में, जहां से हमने शुरुआत की है प्लासी के युद्ध से, कहानी को शुरू किया है, किस तरह से अंग्रेजों ने अपने प्रभाव को भारत में बढ़ाया, और किस प्रकार से अंग्रेजों ने मध्य भारत का या कहें कि मध्य प्रदेश का निर्माण का 1861 में कदम उठाया, क्यों उठाया, और ये 1861 से लेकर के 1956 तक की पूरी कहानी को आप लोगों ने यहाँ पर समझा है। उम्मीद करता हूँ सेशन पूरा स्मूथ चला और आप लोगों को पूरी वेल अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी है। कहीं पर कोई शिकायत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं आप लोग मुझे, और अगर आपके पास कोई एडवाइस हो क्लासेस को लेकर के तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से एडवाइस भी दे सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। कल वाले सेशन में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं, ये जो क्लासेस है, इस क्लासेस का टाइम में परिवर्तित करने जा रहा हूं। इस क्लासेस का टाइम में अब मॉर्निंग में 11 बजे दूंगा आप लोगों को, डेली मॉर्निंग में 11 बजे ये क्लासेस होगी। क्लियर है? चलिए इसी के साथ में चलते हैं, और मैं आप नए स्टूडेंट्स को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दी गई है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप उसको ज्वाइन करके और आप हमारे साथ निरंतर स्टडी कर सकते हैं, आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, और पहली बार चैनल पर आए हैं, नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने चैनल को, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे साथ में, ताकि आपको हमारे क्लासेस के नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलना प्रारंभ हो जाए। मिलेंगे अगली सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।